हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम की यूनिट 6 हिंदी उपन्यास में लगे गोदान उपन्यास की। आपको पता है काफी बच्चों को कि हमने एक नया बैच शुरू किया है। पहली बात तो ये बैच बिल्कुल फ्री है। ये बैच है यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पर। इसमें हम डेली एक उपन्यास पढ़ते हैं। जो उपन्यास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो सब आपको एक ही क्लास में मिल जाती है। उसकी प्रमुख पंक्तियां, पात्र, भूमिका, सारांश, समीक्षा, जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है एक क्लास में हम कवर करते हैं। तो ये अभी तक हमारी इस बैच में 2 क्लास हो चुकी है। ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हमें ये यूनिट पढ़नी कैसे है, हम कैसे पढ़ेंगे और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट 6 से। दूसरी क्लास में हमने अपना परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ लिया था। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम गोदान उपन्यास पढ़ेंगे। तो हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं, गोदान उपन्यास पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गोदान उपन्यास के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी है जो हमें पता ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वो ही देखेंगे। रचनाकार प्रेमचंद, सबको पता ही है गोदान उपन्यास प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है सभी बच्चों को याद भी होगा। यदि कोई ऐसा है कि याद नहीं है तो याद होना चाहिए। जो गोदान उपन्यास है उसमें टोटल जो है 36 भाग है। इंपोर्टेंट है पॉइंट। और गोदान उपन्यास में दो कथाएं एक साथ चलती है। एक चलती है नगरीय जीवन की और एक चलती है ग्रामीण यानी एक गांव की और एक शहरी जीवन की। तो दो यहाँ पर दो जगह का वर्णन है, सेमरी गांव और बेलरी गांव। बेलरी गांव तो है जिसमें ग्रामीण जीवन की कथा चलती है और सेमरी गांव है जिसमें नगरीय जीवन की कथा चलती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि गोदान उपन्यास में कौन कौन से वर्णित जगह है, कौन कौन से वर्णित गांव है। तो सेमरी गांव और बेलरी गांव। ये बेलरी नहीं बेलारी गांव है। ठीक है, बेलारी गांव। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये हुई बेसिक जानकारी जो हमें बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। अब चलेंगे यहाँ पर पात्र परिचय और विषय वस्तु की तरफ गोदान उपन्यास के। ये पेज है जो दृष्टि वाली गाइड आती है नेट के एग्जाम के लिए, वहां से ये मैंने पेज लिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब मैं आपको कोई उपन्यास पढ़ा रही हूँ तो मैंने सब जगह से जो है चीजें ली है। जो गोदान मूल गोदान है उपन्यास की जो बुक है वहां से भी मैंने कुछ चीजें ली है। प्रमुख पंक्ति वगैरह यहाँ पे मैंने इस वाली गाइड से लिया है। और रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल की बुक में यदि जो उपन्यास हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो वो भी मैंने रखा हुआ है। यानी सब मिला जुला यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं गोदान। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गोदान उपन्यास में भूमिका नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने जो है गोदान उपन्यास की भूमिका नहीं पढ़ी क्योंकि है ही नहीं उपन्यास में। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर पात्र परिचय और विषय वस्तु। यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही है, प्रकाशन वर्ष यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। देखो, गोदान अपने आप में ही इतना महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये उपन्यास ऐसा है कि हर कोई जानता है कि हाँ, गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, चाहे कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हो या ना हो, गोदान उपन्यास के बारे में सबको पता है। तो आप खुद लगा लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण ये उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पात्र देखेंगे। जो मुख्य पात्र है गोदान उपन्यास में, होरी। होरी मेन पात्र है, केंद्रीय पात्र है और गरीब किसान है ये। धनिया होरी की पत्नी, गोबर होरी का पुत्र, सोना और रूपा होरी की पुत्रिया। चाहते एक जगह ऐसे कर कर यहाँ पर टेबल बना लीजिएगा, होरी, फिर यहाँ पर होरी की पत्नी, फिर जो है होरी का पुत्र गोबर और पुत्री कौन है, सोना और रूपा। ठीक है, फिर है दाता दीन, महाजन है ये। फिर दाता दीन का पुत्र है माता दीन, पंडित माता दीन। उसके बाद है दुलारी सउआइन, पटेश्वरी वरीलाल, झिंगुरी सिंह, झुनिया, सीलिया, भोला, नोरी, हीरा, पुनिया, शोभा। होरी भी पात्र है और हीरा भी पात्र है। ठीक है, राय साहब अमरपाल सिंह, जिनका नाम है अमरपाल, और उनकी बेटी मीनाक्षी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है डॉक्टर मेहता।
दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कौन से सब्जेक्ट की है। ठीक है। मिस मालती जो है आधुनिक स्त्री और डॉक्टर है मिस मालती। सरोज मालती की बहन। मिस्टर खन्ना मिल मालिक और बैंकर। गोविंदी खन्ना की पत्नी है और आदर्श भारतीय स्त्री। संपादक ओंकारनाथ, मिस्टर तनखा और मिर्जा खुर्शीद। ये है गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र है, आपको इन सभी का नाम याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि गोदान उपन्यास आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात हुई यहाँ पर। अब ये मुझे रामचंद्र तिवारी की बुक में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, तो ये पर हम रामचंद्र तिवारी की बुक में जो भी गोदान उपन्यास के बारे में लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे गोदान उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्ति। देखो, यदि मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो पिछले 4 साल से कंटिन्यू जो गोदान से क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है पंक्ति। तो पंक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोदान उपन्यास की। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली है रामचंद्र तिवारी की बुक में इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। गोदान प्रेमचंद का चिर अमर कीर्ति स्तंभ है। यह उनकी प्रोतम कीर्ति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। इसकी कथा के दो प्रमुख सूत्र है, जैसा कि मैंने आपको उपन्यास के प्रारंभ में ही बताया था। होरी, गोबर, धनिया, झुनिया तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों, दाता दीन, नोखेराम, नोखेराम पीछे नहीं था तो नोट कर लीजिएगा, पेटेश्वरी, झिंगुरी सिंह को लेकर चलने वाला कथा सूत्र ग्राम में जीवन के साथ विकसित होता है। यानी जो आपको यहाँ पर नाम मिले, होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दीन, नोखेराम, पटेश्वरी, झिंगुरी, ये सब क्या है, ग्रामीण जीवन के सूत्र है, मतलब ग्रामीण जीवन के पात्र है जो ग्रामीण जीवन में रहते थे, उसको लेकर आगे बढ़े हैं। और नागरिक जीवन को लेकर चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है। इसमें कौन है नागरिक जीवन वाले में? पंडित ओंकारनाथ। कौन थे ये? संपादक। श्याम बिहारी तनखा, बीमा कंपनी के दलाल। मिस्टर खन्ना, उद्योगपति। मिस्टर मेहता, दर्शन शास्त्र के अध्यापक, पीछे भी आप देख कर आए। मिस्टर मिर्जा, जूते के दुकानदार। और मिस मालती, लेडी डॉक्टर, प्रधान पात्र है। दोनों कथा सूत्रों को जोड़ने वाले इलाके के जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह। दोनों कथा को जोड़ने वाला सूत्र कौन है जो दोनों कथाओं को जोड़ता है, ग्रामीण और शहरी? राय साहब, जो हमने पीछे भी देखा, देखो यहाँ पर देखा ना हमने, राय साहब अमरपाल सिंह, ये है। होरी की कथा आधिकारिक है और नागरिकों की कथा प्रासंगिक। इम्पोर्टेंट, जो ग्रामीण जीवन की कथा है उसमें जो पात्र है होरी, उसकी कथा कैसी है? आधिकारिक। और जो नागरिकों की कथा है वो कैसी है? प्रासंगिक। किंतु प्रासंगिक कथा प्रमुख कथा के विकास में अनिवार्य नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। उनकी उपादेयता ग्रामीण जीवन और नागरिक जीवन की विषमता प्रत्यक्ष करने में ही है। आगे चलते हैं। होरी उपन्यास का नायक है। वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते सब। संक्षेप में यही उसका जीवन है। क्योंकि जो मर्यादावादी किसान है घिसते घिसते क्या मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते सब। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। जनता के सेवक कहलाने वाले पत्रकार स्वार्थी है। वे अमीरों से छुपके रुपया खाते हैं। कि जो जनता के सेवक कहलाते हैं पत्रकार, वे क्या है? स्वार्थी, और अमीरों से क्या? छुपके रुपया खाते हैं। दार्शनिक दृष्टि वाले प्रोफेसर इस सीमा तक है कि मजदूरों की हड्डी पर मैल खराब करते हैं। जो और गांव और नगरों के बीच में त्रिशंकुवत लटते हुए जमींदार किसानों को सौंपकर अधिकारियों को संतुष्ट करते हैं। तो ये बताया गया है कि जो नगरीय जीवन है उसकी क्या दशा है, कैसे कैसे वहां पर लोग हैं। यही प्रेमचंद का युग जीवन है। ऐसे समाज का उत्थान सुधारों से नहीं हो सकता। प्रेमचंद इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। इसीलिए उपन्यास के अंत में वे सपने को साकार नहीं, सत्य को अनावृत कर देते हैं। यहाँ पर ये जो है आप पढ़ लोगे एक बार इसको तो आपको पता चलेगा कि गोदान उपन्यास में है क्या। और जो वे गोदान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, पिछली बार भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, कथन वाला आया था, तो ये सब यदि आपने अच्छे से ये चीजें पढ़ लोगे ना तो भी आपकी ये चीजें सोल्व हो जाएगी। देख लेते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है धनिया की।
धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे है, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। कौन कहती है? धनिया कहती है। किससे कहती है? दाता दीन से कहती है। इंपोर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्ति है। तो ये रामचंद्र तिवारी की बुक में इतना दिया होता गोदान उपन्यास के बारे में, जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमने अभी तक इसकी विषय वस्तु देख ली, यहाँ पर इसके पात्र देख लिए, और अब चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम यहाँ पर चलेंगे आगे, गोदान उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्ति देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट गोदान उपन्यास में पंक्ति ही है एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि पिछले 4 साल से कंटिन्यू आपके एग्जाम में गोदान उपन्यास की एक पंक्ति पूछी जा रही है। तो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, यदि हम नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली पंक्ति है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। किसकी पंक्ति है? होरी की पंक्ति, और धनिया से ये कह रहे हैं। फिर यहाँ पर एक बेसिक जानकारी है, सेमली और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सेमली और बेलारी, होरी जो है बेलारी में रहता है, और राय साहब अमरपाल सिंह सेमली में रहते हैं। दोनों गांव का नाम याद रखना। ठीक है, आगे चलिए महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। फिर यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पंक्तियां, ये राय साहब होरी से कहते हैं, संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए, या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। कौन कह रहा है? राय साहब कह रहा है, होरी से कह रहे हैं। ठीक है, आगे अगली पंक्ति, ये भी राय साहब कह रहे हैं होरी से। मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं, उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ, मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है, मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है, अगर ब्याह कर लूं तो वह विलास शांतता होगी, अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा। राय साहब ये सब होली से कह रहे हैं। ये वाला पॉइंट भी जो है, राय साहब, ये तीनों कोटेशन जो है राय साहब होली से कह रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली कोटेशन है, जो ये पहली कोटेशन है। ठीक है, देख लेते हैं। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखना। ये वाली भी संपत्ति और सहृदयता में बैर है, और ये वाली पंक्ति भी याद रखना। आगे चलते हैं। हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। कुछ पंक्तियां ऐसी है, पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कौन कह रहा है। ठीक है, जैसे ये पंक्ति है कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। होरी कह रहा है गोबर से। ठीक है, आगे है। अब ये गोबर कह रहा है होरी से। तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, निरी मोटर मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता, और न ही नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी है। गोबर कह रहा है होरी से। आगे ये भी होरी कह रहा है गोबर से। आगे चलते हैं।
फिर ये पंक्ति जो है इम्पोर्टेंट है। गोबर और होरी का संवाद चल रहा है। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया है उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं सचा तो भोगे क्या। गोबर होरी का संवाद है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। औरत को भगवान का सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। बांस काटने वाली चौधरी ये कह रही है। फिर यहाँ पर एक झुनिया गोबर से संवाद चल रहा है। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। कौन कह रही है, झुनिया कह रही है गोबर से। देखो, जब हम पंक्ति पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप बोर हो रहे हो, लेकिन गोदान उपन्यास की पंक्तियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हमें पढ़नी बहुत जरूरी है, तो थोड़ा धैर्य रखे और पढ़ते चलिए। आगे चलेंगे। ये तीनों पंक्ति भी जो है झुनिया की है, गोबर से कह रही है। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना, चाहे दुनिया कुछ के, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाक करेगा तो औरत भी आंख लगाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। कौन, ये तीनों कोटेशन है झुनिया की, किससे कह रही है, गोबर से। आगे चलते हैं। ये राय साहब की है। राय साहब कौन थे, अमरपाल सिंह। ठीक है। सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसे और खपे कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे। यह हास्यास्पद है और लज्जापद भी। किसकी पंक्ति है, राय साहब की, और इम्पोर्टेंट है। मिस्टर मेहता, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कौन कह रहा है, मिस्टर मेहता कह रहे हैं। आश्रय अज्ञान का दूसरा नाम है, ये भी मिस्टर मेहता कह रहे हैं। आगे चलते हैं। ये जो कोटेशन है ये भी मिस्टर मेहता की है। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। कह रहे हैं कि धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को, बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महिप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है। आप रूस की मिसाल देंगे, वहां इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। कौन कह रहे हैं, मिस्टर मेहता कह रहे हैं, और इम्पोर्टेंट है। आ गया। ये राय साहब की है फिर पंक्ति। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। आगे चलेंगे। फिर ओमकारनाथ की पंक्ति, लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेगी। तो ये मिस्टर मेहता की पंक्तियां। मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज नहीं है, केवल साधन है।
फिर ये भी मिस्टर मेहता की पंक्ति है। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। इसकी ये भी मिस्टर मेहता की है। यहाँ पर भी मिस्टर मेहता की पंक्ति, यानी ये तीनों पंक्ति किसकी है? मिस्टर मेहता की। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है, न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप समझते हैं। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। किसे कह रहे हैं? ये विवाह के बारे में बता रहे हैं कि मैं इसे क्या समझता हूँ, एकमात्र सामाजिक समझौता समझता हूँ, ऐसा मिस्टर मेहता कह रहे हैं। फिर ये मालती मेहता का संवाद है। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि में विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। फिर यहाँ पर ये राय साहब की कोटेशन है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न होने पाए। कौन कह रहे हैं? राय साहब कह रहे हैं। फिर ये मिर्जा खुर्शीद का संवाद है, कोटेशन है। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, जरा सा काम और महीनों की बहस। आज हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा सुहाग है। इससे तो अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो मैं काउंसिल में आग लगा दूं, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया है। कितनी सही बात कही है कि चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए है। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर ले। सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। इम्पोर्टेंट, और यहाँ से ये लाइन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए होते हैं। अगर रुपए है तो उसके पास सब चीजें हो जाती है, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, और फिर वे अपनी जबान और कलम से पब्लिक को, जो आम जनता है, उसको जब चाहे जिस तरफ चाहे फेर ले। तो सभी जो है सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। इसके है मिर्जा खुर्शीद की पंक्ति और इम्पोर्टेंट है। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। किसकी पंक्ति है? धनिया की है पंक्ति है। आगे चलते, ये भी धनिया की है। ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। इसकी पंक्ति है धनिया से। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर अगली पंक्ति देखेंगे। देखो, ये जो चारों पंक्तियां हैं, ये धनिया की है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, है किसकी? धनिया की। ये चारों पंक्तियां है। आगे चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे, जनता कह रही है, हम लोगों ने जितना घी खाया है उतना अब हमें पानी भी मैसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है। हो तो हुआ, हम तो यही देखते हैं कि इन भुट्टो जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेगी। कौन? जनता ये कह रही। फिर ये मेहता कह रहे हैं, किससे? मिर्जा खुर्शीद से। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजवानी से, अपनी कुर्बानी से, अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है और परात्मा स्त्री की होती है। इम्पोर्टेंट है ये कोटेशन। किसकी है ये? मेहता की है, मिर्जा खुर्शीद से। फिर यहाँ पर ये मेहता का भाषण है। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं है, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। कौन? मेहता का भाषण, यानी मेहता क्या है। ठीक है, ये भी आगे आपको कुछ जो है पंक्ति, ये भी मेहता का भाषण है और ये भी। ठीक है।
तीनों कोटेशन यहाँ पर ये मेहता की है। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दामन क्षेत्र में आना चाहती है, तो उससे समाज का कल्याण न होगा। कौन कह रहे हैं? मेहता कह रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी ये मेहता का ही भाषण भाषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। राय साहब की पंक्तियां। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। कहते हैं कि अगर पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाए तो वो भी नई हो जाती है। कौन? राय साहब कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये अभी मेहता का जो है भाषण ही चल रहा है। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूह ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने क्या किया? भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुष पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है? सहयोग कहाँ है? कौन है ये? मेहता का कह रहे हैं। यहाँ पर जो है ये सब मेहता का जो है भाषण ही चल रहा है। आगे अब यहाँ पर देखिए। मैं आपको दे दूंगी तो आप एक बार खुद से भी ये पंक्तियां पढ़ लेना। मिसेज खन्ना मेहता से। भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। कौन कह रहा है? मिसेज खन्ना कह रही है मेहता से। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। कौन? मिसेज खन्ना। यहाँ पर जो है ओंकारनाथ कह रहे हैं, संपादक है ओंकारनाथ। किस कौन कह रहा है इनसे? राय साहब कह रहे हैं। राय साहब कह रहे हैं किससे? ओंकारनाथ से। यह समाचार पत्रों का युग है। सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना दे। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है माता दीन की। हमारा धर्म है हमारा भोजन। भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकते। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर ये पंक्तियां होरी धनिया से। एक पंक्ति है धनिया होरी से कहती है। का है इस गांव में मजूरी और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। फिर ये होरी का संवाद है धनिया से। मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। फिर यहाँ पर ये पंक्ति गोविंदी की। यह मास्य इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। ठीक है, फिर ये वाली पंक्ति जो है इसमें इम्पोर्टेंट है मेहता की। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। इम्पोर्टेंट है। किसकी है? मेहता की है, गोविंदी से। नारी हृदय धरती के समान है जिससे मिठास भी मिल सकती है और कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। कौन? मेहता कह रहे हैं गोविंदी से। फिर यहाँ पर ये भी जो है मेहता और गोविंदी का आपस में संवाद चल रहा है। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। कौन कह रहे हैं ये? मेहता कह रहे हैं गोविंदी से।
यहाँ पर ये दोनों कोटेशन भी मेहता की है और गोविंदी से जो है उनका संवाद चल रहा है। माता का काम जीवन दान देना है, जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। कौन? मेहता गोविंदी से कह रहे हैं। नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा मान विजय है। इम्पोर्टेंट, यहाँ से ये पंक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे चले गए गोबर की पंक्तियां। यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। कौन? गोबर कह रहा है। फिर यहाँ पर ये वाली पंक्ति इंपोर्टेंट है गोबर की दाता दिन से। गर्मी उन्हें होती है जो एक के 10 लेते हैं, हम तो मजूर है। हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे 30 के 200। कौन कह रहा है? गोबर कह रहा है दाता दीन से। अब हम यहाँ पर आगे चले गए। देखो थोड़ी सी इसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पंक्ति थोड़ी ज्यादा है इसमें और महत्वपूर्ण भी गोदान उपन्यास की पंक्ति सबसे ज्यादा है। तो धैर्य के साथ जो है आप लोग पढ़ लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट है वे मैं आपको बताते हुए भी चल रही हूँ, लेकिन आप एक बार खुद से ये सभी पंक्तियां जरूर पढ़ लेना। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। और जो गोदान उपन्यास की पीडीएफ है, जो मूल गोदान उपन्यास की पीडीएफ है, वो मैं आपको दे भी चुकी हूँ। और जो आज ये मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, इसके नोट्स भी अब मैं आपको कल दे दूंगी। कल संडे है तो मैं आपको दोनों क्लास की पीडीएफ दे दूंगी, परीक्षा गुरु उपन्यास की भी और गोदान उपन्यास की भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी ही पंक्तियां बची है, उनको भी देख लेते हैं। ये गोबर कह रहा है धनिया से, पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। तो सबने खाया वही मैंने खाया। कौन कह रहा है? गोबर कह रहा है धनिया से। फिर मेहता कह रहे हैं खन्ना से, आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना है। किनके? बैंकरों के हाथ में। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है वो देख लेते हैं। ये माता दीन कह रहे हैं दाता दीन से। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है, जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही होता है। और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। बामन का धर्म बिगड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस पराचित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए। तो अब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करूंगा प्रत्यक्ष करूंगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। सही बात है कि समाज के नाते यदि आदमी का कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। कौन कह रहा है? माता दीन दाता दीन से। आगे यहाँ पर ये मालती का चिंतन चल रहा है। ठीक है, आगे चले। आगे यहाँ पर ये मेहता की पंक्तियां। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। ये आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता, मालती संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। कौन? मेहता कह रहे हैं मालती से। फिर यहाँ पर ये मालती कह रही है मेहता से, यानी मेहता और मालती का संवाद चल रहा है। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पंक्ति है। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ?
इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया है, तो तुम आज मुझ पर ये आक्षेप न रखते। इसमें शुरू की जो ये लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक की नारी से लेकर सुंदर तक की वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका संवाद है? मालती कह रही है मेहता से। आगे चलते हैं। फिर ये मेहता कह रहे हैं मालती से, मैं सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। मेहता मालती से। फिर मालती मेहता से कह रही है, अगर प्रेम खूंखार है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है, और ये आगे हमने देखी दोनों किसकी है? मालती की पंक्ति, और किससे कह रही है? मेहता से। आगे चलते हैं। मिर्जा खुर्शीद की पंक्तियां, हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं, अस्मत्, सतीत्व, हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। फिर यहाँ पर ये मालतिका है मेहता से, मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुक्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। कौन? मालती कह रही है मेहता से। फिर यहाँ पर ये भी मालती का मेहता से संवाद है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये भी मालती का मेहता से संवाद है, ये दोनों जो है एक बार आप खुद से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये राम सेवक की पंक्ति है, सबसे पहले होरी की है, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बात पकड़ी उसे क्या छोड़ना। फिर यहाँ पर राम सेवक की, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। कौन? राम सेवक की पंक्ति है। तो यहाँ पर ये भी राम सेवक की है, यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल, जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निभा न हो, थानेदार व कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद है, जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करे, नगर न्याज दे, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंद जाए। कभी कानून वो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जज, कभी कलेक्टर और कभी कमिश्नर। कौन कह रहा है? राम सेवक का ये संवाद है। इसमें ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर जो है, ये हमारा यहाँ पर बस यही पेज जो बचा है, ये दो पंक्तियां, गोबर की होड़ी से और होड़ी की हीरा से। जिसे पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती, तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता या जेल में होता या फांसी पर गया, कि तुम्हारी जगह में होता या तो मैं जेल में होता या फिर फांसी पर गया होता। कौन? गोबर कह रहा है होरी से। फिर होरी कह रहा है हीरा से। मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है न इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। सौ को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हो। होरी कह रहा है हीरा से। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण पंक्ति, और इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, उपन्यास भी आप लोगों के समझ में आया होगा कि क्या है उपन्यास में। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको इस वाले जो ये बैच शुरू हुआ है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें करवाऊंगी। तो कल हमारी क्लास हुई थी परीक्षा गुरु पर, आज हुई गोदान। कल है संडे, तो कल आपकी 4 बजे वाली क्लास नहीं होगी। अब आप हम मिलेंगे सोमवार को शाम को 4 बजे शेखर एक जीवनी उपन्यास के साथ। लेकिन कल संडे है, और हर संडे को आपकी जो है मैराथन क्लास होती है। तो कल आपकी मैराथन क्लास है यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पर। अच्छे से जो है उपन्यास रिवाइज कर कर आइएगा। शाम को 7 बजे कल ये आपकी क्लास होगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो ये नया बैच शुरू हुआ है यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पर,
एक तो बिल्कुल फ्री बैच है, यूट्यूब चैनल पर ही होता है, शाम को 4 बजे इसकी डेली क्लास होती है। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी पिछली क्लास नहीं देखी है, इसी चैनल के जब आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी। यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास फ्री क्लास। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको ये 2 क्लास मिलेगी, क्योंकि आज ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको सभी जानकारी दी थी कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है, कैसे हमें यूनिट 6 अपनी कंप्लीट करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या हमारी रणनीति रहेगी। फिर दूसरी क्लास में मैंने आपको परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ा दिया था, इसे देख लीजिएगा। और गोदान उपन्यास आज हमारी तीसरी क्लास थी। अब हम सोमवार को पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी उपन्यास। कल हमारी मैराथन क्लास है हिंदी उपन्यास पर, तो आप सब आ जाइएगा शाम को 7 बजे। 7 बजे हमारी डेली लाइव क्लास होती है, आज भी है। आज हम करेंगे एमसीक्यू करेंगे, डेली हम 7 बजे वाली क्लास में एमसीक्यू सोल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा द्विवेदी युग, ठीक है। तो द्विवेदी युग जो है अच्छे से रिवीजन कर कर आइएगा। आज की जो आपकी शाम को 7 बजे लाइव क्लास है यूट्यूब चैनल पर, वो एमसीक्यू पर है। और कल है आपकी मैराथन क्लास यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पर, ठीक है। तो आप सब लोग जो है डेली क्लास में आया कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हिंदी उपन्यास से पहले 2 और यूनिट आपको करवाई हुई है। यूनिट 9 हिंदी निबंध, यूनिट 9 हिंदी, सॉरी यूनिट 8 हिंदी नाटक। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में ही आपको ये दोनों मिल जाएगी क्लास। जब आप इन्हें ओपन करोगे, हिंदी निबंध वाली जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सारे निबंध मिल जाएंगे। हमने 1 बाय 1 करके एक एक निबंध पूरा कंप्लीट पढ़ा था, क्योंकि निबंध छोटे होते हैं, उपन्यास बड़े होते हैं, तो उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। इसी तरह हमने नाटक पढ़े थे। नाटक में हमने ये किया था, एक दिन नाटक पढ़ते थे और अगले दिन एमसीक्यू सॉल्व करते थे। सभी नाटक आपको पढ़ाए गए हैं जितने आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। यदि अभी आपका कोई डाउट है तो डेली हमारी शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें आकर अपना डाउट पूछ लीजिएगा। यदि अन्य कोई डाउट है तो ईमेल कर कर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास 2-3 जो है डाउट आए थे मेल पर, तो वे भी मैं आज लाइव क्लास में आपको जब होगी क्लास तो बाद में आपको बता दूंगी, ठीक है। मतलब पहले हम पढ़ते हैं और बाद की 5 मिनट आपको मिलती है जो भी आपका डाउट होता है उसके बारे में बातचीत करने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पर आपको मेरी क्लास के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और सभी जानकारी भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देती हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर कर जरूर बता दीजिएगा। जब आपका कमेंट आता है तो पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट को क्लास पसंद आ रही है। और यदि आपका कोई सुझाव है या कोई सुधार करना है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हो। क्लास आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।